बच्चों आज हम आप लोग समझाएंगे अनुवाद। ठीक है, अनुवाद क्या होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है, इन्हें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है टॉपिक, अनुवाद। अनुवाद, तो देखिए अनुवाद क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो अनुवाद का अर्थ होता है कि किसी एक भाषा के वाक्यों को किसी दूसरी भाषा में बदल देना, परिवर्तित कर देना, अनुवाद कहलाता है। ठीक है, किसी एक भाषा के वाक्यों को एक भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा में बदलना। ठीक है, क्या लिखा गया है कि किसी एक भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा में बदलना, और बदलने का मतलब ये नहीं है कि कैसे भी बदल दो, यानी कि जैसा दिया गया है वाक्य वैसा ही दूसरी भाषा में बदलना, परिवर्तित कर देना अनुवाद कहलाता है। जैसे कि हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में बदल देते हैं, वाक्यों को संस्कृत में। ठीक है, जैसे हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में बदलते हैं तो क्या अनुवाद कहते हैं। हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में चेंज कर देते हैं, उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं, उसे भी हिंदी। ट्रांसलेशन का अर्थ भी होता है अनुवाद, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अनुवाद की एक परिभाषा है कि किसी एक भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा में आवश्यकता अनुसार बदल देना, अनुवाद कहलाता है। अब ये तो होगी अनुवाद की डेफिनेशन। अगला है कि अनुवाद किससे मिलकर बनता है। अकेला ये तो अनुवाद एक नाम हो गया, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिससे वो मिलके बनता है। ठीक है, तो अनुवाद की कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, अंग बोल देंगे जिनसे मिलकर बनेगा अनुवाद। अनुवाद के अंग, अनुवाद के अंग यानी कि अनुवाद के कितने अंग होते हैं जिनसे वो मिलकर बनता है। तो अनुवाद के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 7 अंग। अनुवाद के 7 अंग होते हैं जिनसे मिलकर हमारा अनुवाद जो होता है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। सबसे पहला है वचन, दूसरा है पुरुष। ठीक है, वचन, पुरुष, फिर कर्ता, क्रिया, काल, लिंग, और सबसे आखिरी क्या है, कारक, कारक एवं विभक्ति। ठीक है, तो ये 7 अंग होते हैं अनुवाद के, जिससे मिलकर के हमारा अनुवाद जो होता है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। सबसे पहला क्या है, वचन, पुरुष, कर्ता, क्रिया, काल, लिंग, कारक। ये 7 चीजें होती है जो हमारे अनुवाद के अंतर्गत पाई जाती है, इन्हीं से हमारा अनुवाद पूरा होता है। तो देखिए सबसे पहला हम बताएंगे आप लोगों को वचन और पुरुष की। वचन क्या होते हैं, पुरुष क्या होते हैं। वचन क्या होते हैं, तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, वचन 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वचन, नंबर दूसरा द्विवचन, और नंबर तीसरा बहुवचन। ठीक है, ये हो गए वचन। यानी कि वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उनके लिखने का ढंग यही होता है जैसे हमने अभी लिखा है, इस तरीके से बच्चों को हम लिखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पुरुष। ठीक है, पहला था वचन, तो वचन 3 प्रकार के होते हैं। अब नंबर दूसरा है पुरुष, तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, पुरुष की संख्या भी 3 होती है। ठीक है, कैसे होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष,
जैसे कि ठीक है, जैसे कि पठती, पठता, पठन्ति। ये हमने लिखा, क्या हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन यानी कि एक के बारे में बताया जा रहा है, पठती, पठती का मतलब पढ़ रहा है, ठीक है। पठता यानी कि दो लोग पढ़ रहे हैं, पठन्ति यानी कि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पुरुष में अगर देखा जाए तो इसे कहेंगे प्रथम पुरुष का एक वचन, ठीक है। इसे कहेंगे प्रथम पुरुष का द्विवचन, इसे कहेंगे प्रथम पुरुष का बहुवचन, ठीक है। अगला है पठसी, पठता, पठत, ठीक है। पठामी, पठामी, पठावा, पठामा। इस तरीके से हमारे पुरुष और वचन लिखे जाते हैं, ठीक है। ये एक साथ ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वचन और पुरुष, यानी कि जिसे हम पढ़ेंगे एक वचन में पठती, एक वचन में ये आ गए, द्विवचन में ये, बहुवचन में ये। यहाँ पर आप इसे पुरुष में देखेंगे तो यहाँ प्रथम पुरुष के ये तीन कहलाएंगे, फिर मध्यम पुरुष के कहलाएंगे, प्रथम पुरुष यानी प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो गई, क्लियर हो गया हमारा पुरुष और वचन। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कर्ता, क्रिया और काल। ये दो है पुरुष और वचन। अगला है कर्ता, क्रिया और काल। अगला पॉइंट है हमारा कर्ता, कर्ता, कर्ता क्या होता है, तो देखिए कर्ता की डेफिनेशन होती है कि जो क्रिया को संपादित करता है या प्रदर्शित करता है, जो क्रिया को संपादित करता है, जो क्रिया को संपादित करता है उसे हम कहते हैं कर्ता, ठीक है। यानी संपादित करना का मतलब क्या होता है, जो क्रिया को प्रदर्शित करता हो, दर्शा रहा हो कि ये कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे कर्ता। अगला पॉइंट हमारा क्रिया, क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कि क्रिया का मतलब होता है कि जिससे किसी कार्य के होने का, जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है, पता चलता है, जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिया, ठीक है। कर्ता यानी कि जो हमारी क्रिया को प्रदर्शित करे, संपादित करे, वो कर्ता कहलाएगा। लेकिन क्रिया वह होती है जिससे किसी कार्य के होने का पता चल रहा है कि हाँ ये कार्य किया जा रहा है। अगला क्या हमारा काल, क्या है हमारा अगला काल। काल का मतलब होता है समय। काल हमारे कितने होते हैं, काल होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं काल। काल यानी कि समय। समय हमारा तीन प्रकार का होता है। नंबर पहला क्या, वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल में बोलते हैं प्रेजेंट टाइम, वह समय जो भी जारी है, चल रहा है, जिसमें अभी काल हमारा किया जा रहा है उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। अगला काल है भूतकाल। भूतकाल यानी कि वह समय जो बीत चुका है, ठीक है, जो दर्शाया जा चुका है, ठीक है, उसे हम कहेंगे भूतकाल। और अगला है सबसे लास्ट में भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी भविष्य का मतलब है कि वह समय जो आने वाला है, जो प्रदर्शित नहीं हुआ है, अभी प्रदर्शित होगा आगे चल के, ठीक है, जो आगे आएगा समय वह हमारा कहलाएगा भविष्यकाल। तो काल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल यानी कि वह समय जो अभी जारी है,
भूतकाल वह समय जो हो चुका है, जो निकल चुका है, और भविष्यकाल यानी कि आने वाला समय। ठीक है, तो ये हो गए काल। इसके बाद अगला है लिंग और कारक। अब आगे है लिंग और कारक। अगला है लिंग। लिंग तो यहाँ पे लिंग भी हमारे होते हैं 3 प्रकार के। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला पुल्लिंग। नंबर पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग, ठीक है। तो पुल्लिंग। अगला है स्त्रीलिंग। अगला है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, ठीक है। नंबर लिंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग क्या होता है, देखिए कि जहाँ पर पुरुष जाति का बोध कराया जाए, पुरुष जाति का बोध कराया जाता है, उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। स्त्री, जहाँ पर स्त्री जाति का बोध कराया जाए, जहाँ पर स्त्री जाति का बोध कराया जाए, ठीक है। जहाँ पर पुरुष जाति का बोध कराया जाता है पुल्लिंग कहलाता है, जहाँ पर स्त्री जाति का बोध कराया जाए स्त्रीलिंग। और अगला है लास्ट हमारा नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग की परिभाषा है कि जिसमें ना तो पुरुष का बोध कराया जाए, ना तो पुरुष, ना ही स्त्री, ठीक है। जिसमें ना तो पुरुष ना ही स्त्री का बोध कराया जाए, ठीक है। जिसमें ना तो पुरुष और ना ही स्त्री का बोध कराया जाए, उसे हम कहेंगे नपुंसकलिंग, ठीक है। यानी कि किसी अन्य ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन ही नहीं है, निर्जीव के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पर हमारा कहलाएगा नपुंसकलिंग, ठीक है। तो ये हो गए अनुवाद के 7 अंग जिनसे मिलकर हमारा अनुवाद बनता है। नंबर पहला था वचन। वचन 3 प्रकार की होती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। दूसरा था पुरुष। पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद था कर्ता, यानी कि जो क्रिया को प्रदर्शित करे, संपादित करे, वह कर्ता कहलाता है। उसके बाद क्रिया, जिससे किसी भी कार्य का होना पाया जाए, वह क्रिया कहलाती है। काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। काल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें चल रहे कार्य का बोध कराया जाए उसे काल कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल को लट लकार भी कहा जाता है। दूसरा था भूतकाल, जिसमें बीते हुए समय का बोध कराया जाए, और भूतकाल को हम लंग लकार भी कहते हैं। अगला था भविष्यकाल, जिसमें आने वाले समय का बोध कराया जाए, उसे हम कहते हैं लट लकार, ठीक है। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब सबसे आखिरी पॉइंट बचा है आपका कारक, ठीक है। आखिरी पॉइंट बताया था हमने, 7वां पॉइंट था कारक। देखिए कारक क्या होते हैं। अगला है कारक, लास्ट पॉइंट हमारा 7वां नंबर बताया जा रहा है कारक। तो कारक क्या होते हैं, कितनी संख्या होती है। कारक संख्या में कितने होते हैं, 8 होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 8 प्रकार के, जब 8 प्रकार क्या है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय,
अधिकरण संबोधन। ठीक है, ये होते हैं 8 कारक हमारे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इन्हीं कारकों के अनुसार हमारा अनुवाद जो होता है बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे कर्ता कारक, इन्हीं के चिन्हों को देख करके हमारा अनुवाद पूरा होता है। जैसे कर्ता, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह होता है से, संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह होता है कि लिए, अपादान, अपादान का चिन्ह किससे होता है, लेकिन किस प्रकार से, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अब संबंध, संबंध का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, ये हो गए हमारे चिन्ह। अधिकरण का अधिकरण चिन्ह होता है में, कर, ऊपर, में, कर, ऊपर। ठीक है, अब अगला लिखा है संबोधन। संबोधन का अर्थ ही स्पष्ट समझ में आ रहा है, जहाँ पर किसी से विनती, विनय, आज्ञा इस तरीके से बताया जाए, वहाँ पर संबोधन होता है। जैसे कि ये, वो, अरे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कारक, यानी कारक 8 प्रकार के होते हैं और 8 कारक के चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम देख करके अपने अनुवाद को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे कि कर्ता, कर्तक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म का चिन्ह को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, ऊपर, संबोधन हे, वो, अरे। अब बात विभक्तियों की कर रहे हैं, तो विभक्तियों का मतलब क्या होता है, विभक्तियाँ 1 से 8 होती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, 8 विभक्तियाँ होती हैं। तो इन्हीं कारकों में 8 विभक्तियाँ जुड़ जाएंगी। ठीक, क्योंकि ये जो कारक है जिस सीरियल में हमने लिखे हैं उसी सीरियल में नहीं लिखा जाता है, इन्हें ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए जैसे कर्ता कारक है, इसकी कौन सी विभक्ति है, पहले नंबर पे व्यक्ति होगी प्रथम, कर्ता, ये दूसरे नंबर पे लिखा है, इसकी द्वितीय व्यक्ति है, तीसरे नंबर पे तृतीया, चौथे नंबर पे चतुर्थ, पंचम नंबर पे पंचमी व्यक्ति। ठीक है, इसे षष्ठी व्यक्ति कहेंगे। संबोधन, संबंध को अधिकरण कहलाएगा सप्तमी व्यक्ति, और संबोधन, संबोधन कहलाएगा अष्टमी। ठीक है, तो यही हमारे होती कारक व्यक्तियां, जितनी कारक होती है उतनी हमारी व्यक्तियां होती है। कारक हमारे 8 होते हैं, व्यक्तियां भी हमारी 8 होती है। जिस सीरियल में कारक व्यक्तियां लिखी गई है उसी सीरियल में लिखा जाता है, इन्हें ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यही इनका लिखने का सीरियल होता है, श्रेणी होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कारक व्यक्तियाँ, यानी कि अनुवाद किस प्रकार से बनते हैं, अनुवाद के कितने अंग होते हैं, अनुवाद के 7 अंग होते हैं, ये है आपके 7 अंग। ठीक है, और इसके बाद लकारें आ जाती हैं, लकारों को हम क्रिया में भी जोड़ देते हैं। तो लकारें, लकारें हमारी 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 5 प्रकार की। देखिए इसके बाद अगला आएगा लकारें। लकार, लकार को क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, लकार को क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सबसे जो हमारा लकार होता है वही हमारा काल होता है, वही हमारी क्रिया होती है। जैसे कि लकार होती है हमारी 5 प्रकार की, कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है लकार, 5 प्रकार की होती है। पांच प्रकार की होती है। सबसे पहला लट लकार, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार। ठीक है, विधि लिंग लकार, विधि लकारें हमारी होती है 5 प्रकार की। ठीक है, सबसे पहले लट लकार, लट लकार को हम कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल कहते हैं इसे, यानी कि इस लकार के अंतर्गत जारी हो रहे
कहते हैं भूतकाल, इसमें बीत गए समय को प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा लेट लकार यानी कि भविष्यकाल, इसमें आने वाले समय को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी काल। अब बचे दो, लोट लकार और विधिलिंग लकार। काल तो हमारे तीन होते हैं, तीनों जगह हो गए, दो बचे। दो में लोट लकार, लोट लकार का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर किसी को आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, वहां पर हमारा लोट लकार प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का प्रयोग करते चाहिए करते हैं, यानी कि जहां पर वाक्यों का इस तरीके से अर्थ निकल रहा हो जहाँ पे चाहिए आ रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पे आएगा हमारा विधिलिंग लकार। ये हो गए हमारे लकारें। लकार हमारे 5 प्रकार की होती है, लेट लकार, लंग लकार, लेट लकार। लेट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल और लेट लकार कहते हैं भविष्यकाल। लोट लकार जिसे आज्ञार्थक, जहाँ पर आज्ञावाचक शब्द आ रहे हों, और विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में। ठीक है, तो ये हो गए आपके लकारें। इसके आगे हम कल समझाएंगे।